प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, वहाँ पर जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। समर हारून बलोर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समर साहिबा वक्त निकालने का। अब ये मखसूस नशस्तों के बाद अगर आप देखें तो सबका फोकस जो है वो कौमी असम्बली में तो चलें 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही है, लेकिन केपी हुकूमत पर सबकी नज़रें हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत गिर जाएगी। ये मखसूस नशस्तों के बाद आपको क्या सियासी मंजरनामा खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहा है? देखिए जी, कल अली अमीन साहब ने अपनी कैबिनेट के साथ और अपने हम ख्याल जो सेंट्रल लीडरशिप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार थे। अच्छा, बहुत अग्रेसिव उनकी टोन और बॉडी लैंग्वेज। तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे। मतलब वो कह रहे थे तुम्हारी औकात नहीं है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब करने के वक्त पे आएगा फिर देखते हैं कि अली अमीन साहब की आदत है बड़ी बड़ी बातें करके फिर अपनी बातों से भाग जाते हैं। लेकिन जहाँ तक अवामी नेशनल पार्टी की बात है, हमारे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट एम एल वली खान साहब हैं, उन्होंने ये बात क्लियर की भी, और ये हमारी पार्टी की अपनी एक सोच भी है कि हम किसी हॉर्स ट्रेडिंग के साथ या किसी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैनूवरिंग के साथ, देखिए ये केस और जो अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था जिससे खान साहब हटे थे, ये वो दो डिफरेंट बातें हैं। वहाँ पे न्यूमेरिकल डिफरेंस बहुत कम था। ठीक है, उनके खफा इत्तेहादी ही ऑपोजिशन के साथ मिल के वोट दे रहे थे, और ये उन्हीं की इत्तेहादियों के वोटों के साथ सारी जो थी वो गेम पलटी है। यहाँ पे ये है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वो लोग उनके नाम पे वोट लेकर आए हैं, खान साहब की रिहाई के नाम पे वोट लेकर आए हैं। अब अगर उनको किसी तरीके से पुश एंड पुल या ब्राइब किया जाता है या उनको किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इतनी नाअहल, बेहिस और करप्ट हुकूमत नहीं गुजरी जितनी 1.25 साल अली अमीन साहब के गुजरे हैं। हम नहीं चाहते कि उनको एक गेट आउट ऑफ जेल कार्ड मिले, वो सियासी शहीद हों और वो अपनी सारी काली करतूतों को, अगर आप हालिया स्वात का सैलाब भी देख लें, वहाँ पे हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस थी या लैक ऑफ। 1.5 दिन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है, फिर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव खत्म हो गई है। बड़े बड़े नाम, लोगों के रिश्तेदार अब वहाँ पे बैठ के पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं। अच्छा, यस, तुम्हारा होटल जितना बड़ा है उतनी बड़ी तुमने पैसे भरने होंगे, वरना हम, और डराने धमकाने के लिए आप नोट करें, हर होटल की बाउंड्री वॉल तोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं गिराते। तो सारा मसला तो स्ट्रक्चर ने बनाया हुआ है ना, बाउंड्री वॉल ने तो नहीं बनाया हुआ। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, इनकी जो सारे जो काले करतूत हैं वो फिर अवाम की अदालत में जाएं, ये भी वो करतूत लेके अगले इलेक्शन में जाएं और हम भी इनकी परफॉर्मेंस लेके अगले इलेक्शन में जाएं। हम इनको वक्त से पहले सियासी शहीद नहीं बनाना। नहीं, लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तें जिस तरह डिवाइड हुई हैं, ANP को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत देखिए जी, बनता था? हमारी तो पहले भी एक नशिस्त थी जो कि हमारे अपने MPs के, हम अभी भी अपनी एक नशिस्त के साथ बैठे हुए। अजीब बात ये देखिए जी, यहाँ पे PTI ने भी बहुत गलती की है। ठीक है, PTI ने एक गैर पार्लिमानी पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद किया, जिस पार्टी के जो सदर है या सरबराह है, उन्होंने खुद आज़ाद हैसियत से इंतखाब किया। अब ये एक पार्टी और ये इलेक्शन कैंपेन लॉयर्स चला रहे थे। तो सब लोग कहते हैं खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हुई। खान साहब की रिहाई इसलिए नहीं हो रही कि जो वकील है उनकी ये कैपेसिटी है या ये कैपेबिलिटी है। इलेक्शन के बाद ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से जा मिले, इलेक्शन से पहले महमूद अचकजई साहब से जा मिले। ये दोनों एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी छतरी के नीचे कर लेते या किसी और पार्टी के। ये तो मेरा काम नहीं है कहना, ऐसी मैं एक आपसे सियासी तज्जिया कर रही हूँ। तो जिस पार्टी के पास अपनी रिजर्व सीट के कैंडिडेट्स ही नहीं थे, जिसने वोट, किसी ने उनका पार्टी का सिंबल ही नहीं लिया 2024 के इलेक्शन में, आप कैसे उसकी बलबूते पे फिर रिजर्व सीट्स मांग सकते हैं? हैविंग सेड दैट, ये बात भी गलत है कि एक पार्टी है, जैसे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने जनरल असेंबली में 6 नशिस्तें जीती हैं और रिजर्व सीट्स उनकी 9 या 10 हो जाएंगी। तो ये बात भी जरा दिमाग को नहीं जचती।
तो दोनों तरफ पे कोताहियां हुई हैं, लेकिन ये जो जजमेंट जिस तरीके से आई है तो हम कहते हैं कि इन रिजर्व सीट्स की कोई सियासी हैसियत नहीं है जिस तरीके से बंदर बांट हो रही है। जो ओरिजिनल जो सीटें थी वो सबको मिलनी चाहिए, वो दैट्स फाइन। लेकिन शुरू में जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ पर अभी भी पीटीआई के नंबर्स हैं, अगर प्रेशर नहीं आता या उनको खरीदा नहीं जाता तो यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा आप सूबाई हुकूमत को खतरा नहीं देख रहे? देखिए जी, सूबाई हुकूमत को खतरा है लेकिन अपने अंदर से है। अच्छा। पीटीआई धड़ों में बंट चुकी है, एक धड़ा जो है वो दूसरे धड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको कहा, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो इंतहाई एक अली बाबा और 40 चोर वो वाली कहानी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हम देखते हैं वो कहते हैं कि हम इमरान खान के लिए खफा होते हैं या उनकी फैमिली के लिए खफा होते हैं, उनकी बहनों के लिए खफा होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 93 MPAs सिलेक्शन या इलेक्शन के जरिए असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं। खान साहब की बहनें जब अडियाला जेल के बाहर इस चिलचिलाती हुई धूप में खड़ी होती हैं, आपने कितने लोगों को वहां पे देखा है? उन 93 में से आपने कितने लोगों को वहां पे देखा है कि वो एक दफा भी जाके हाजिरी लगाए? तो क्या फिर 93 में से 93 ही आप समझते हैं कि टूट चुके हैं? नहीं, उनकी आपस के अंदर उनकी 2-3 ग्रुप्स हैं। अब तो देखिए बातें खुल के सामने आ गई हैं। जुनेद साहब का जो धड़ा है, आतिफ साहब का जो धड़ा है, शकील खान ने बजट के इजलास में वोट नहीं दिया एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, वो बजट को पास करने में या प्रेजेंट करने की ही फेवर में नहीं थे। इधर जो ये जो अब जो करंट सेटअप है इसके अपने सपोर्टर्स हैं, फिर इनके बीच में एक जो एक्स फाटा और उन इलाके, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वहां पे दहशत गर्दी है, वहां पे बहुत ज्यादा पस्तगी है और कोई तवज्जो नहीं है, उनका एक अपना एक ग्रुप बन रहा है। अगर इनका अपना ग्रुप टूट पड़े, क्योंकि ये है तो आजाद हैसियत से आए हुए असेंबलियों में, इनका अगर अपना ग्रुप टूट पड़े, वो जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाए तो वो एक अलग बात है। और धड़ाबंदी इनमें बहुत है। आप नोट कर लें नादिर साहब, किसी भी इनकी गैदरिंग, जलसा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे इनके लीडर्स इकट्ठे नहीं बैठे होते, या ग्रुप ए, बी या सी के लोग अलग अलग अपनी नहीं, लेकिन ये बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं? खुद पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात आसानी से हो जाती है, हमारी मुलाकात। देखिए, बैरिस्टर सैफ साहब पे जितनी तनकीद की जाए वो कम है। बैरिस्टर सैफ का हुकूमती ओहदेदार होना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ एक घिनौना मजाक है। बैरिस्टर सैफ कह चुके हैं कि मैं अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ कर आया हूँ, उनके लिए लड़ कर आया हूँ, उनकी सफ़ों में लड़ कर आया हूँ। ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। लेकिन ये तो हुकूमत की कमजोरी है ना, उस हुकूमत के साथ मिले। पाकिस्तान, तालिबान आपको पाकिस्तान के दुश्मन नहीं लगते, लेकिन वो आपको वो पाकिस्तान के दोस्त लगते हैं। ये जो पे दर पे पख्तूनख्वा में खून रेजी हो रही है, जो लोकल भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया बाजवड़ में हुआ है। इतने यंग टैलेंटेड हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे, मतलब आप देखिए कब तक ये होगा। और हमारी तो घर में भी ये बात गुजर चुकी है, पार्टी पे भी ये बात गुजर चुकी है बहुत। ये तो एक सामने है ना जी कि असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हो गए, तहसीलदार शहीद हो गए, पुलिस के हवलदार शहीद हो गए, कि घरों में जो तबाही होगी, उनकी फैमिलीज में जो इश्यूज आएंगे, उनको जो फिर इमोशनल, फाइनेंशियल, फैमिली टर्मोइल से गुजरना पड़ेगा, ये तो अनडॉक्यूमेंटेड है ना। पुख्तूनों की एक आदत है, वो अपने घर का पर्दा कभी किसी के सामने नहीं उठाते। लेकिन ये घर घर की अब कहानी हो गई है। लेकिन समर साहब, अब सैफ साहब का आप जिक्र तो चले कर रही हैं, लेकिन वो तो इस वक्त एक सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है। तो वो तो उनके जो अपने सूबाई सदर है वो नहीं मानते कि वो तर्जुमान है, वो कहते हैं वो किसी और के तर्जुमान है। जिस सूबाई सदर को खान साहब ने बिठाया हुआ है, खान साहब ने नॉमिनेट किया है, वो बैरिस्टर सैफ की हैसियत ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे तर्जुमान नहीं है, किसी और के तर्जुमान है। लेकिन सीएम साहब तो मानते हैं। तो सीएम साहब भी किसी और के सीएम है, वो कौन से खान साहब के सीएम है? अच्छा, लेकिन अब ये जो इख्तिलाफात का जिक्र हो रहा था, मतलब ये अभी तक एएनपी का मौका बिल्कुल वाज़ेह है कि आप पीटीआई को वहां पर अपना टाइम मुकम्मल करने देंगे। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया है जो करंट नंबर्स हैं वो उसमें पॉसिबल नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग या किसी को मतलब उठा लेना, प्रेशराइज करना, इस सारी सियासत का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते।
लाइक आई सेड, अगर वो आपस में लड़े, खुद हमारे साथ आके ऑपोजिशन बेंचेस पे कोई बैठे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स्ड एक वो है कि जी हम एक जोर के ऊपर या डंडे के जोर के ऊपर या पैसों के जोर के ऊपर हुकूमत पलटे, तो उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे। लेकिन अब पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पहले भी उन्होंने फैसला किया था, 24 नवंबर की फाइनल कॉल आपके सामने है। अब आपको क्या सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है? आप समझते हैं कि तहरीक शुरू हो सकेगी या आप समझते हैं कि कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे? मुझे लगता है, देखिए कल एक बहुत अहम खत भी जेल से रिलीज हुआ है, और जो पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक तरीके से अपनी पार्टी की लीडरशिप को ललकारा भी है और दुनिया के सामने उनको एक्सपोज भी किया है। जो लोग अपनी बुढ़ापा, अपनी सेहत, अपना खानदान छोड़ के जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, उनका तो आजकल कोई नामो निशान ही नहीं है, ना उनका कोई मेंशन है। उन्होंने भी कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। खान साहब की बहनों ने, अलीमा आपा ने भी ये बात की है कि जी होने चाहिए, हमें बताएं क्या गिव एंड टेक है, हम क्या गिव करें और आप क्या टेक करना चाहते हैं। तो वो बार बार, क्योंकि आई थिंक पसे पर्दा इनके साथ कोई बात नहीं हो रही, तो अब ये आके पब्लिक डोमेन में ये अपनी डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। आई स्टिल थिंक कि हुकूमत को चाहिए, फेडरल हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर भी की थी बैरिस्टर सैफ साहब को हालिया इजलास में, इनको उनके साथ बैठना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो ये सियासी कशीदगी है, एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर जेल में हैं, उनकी फैमिली अनकंफर्टेबल हैं विद द वे ही इज बीइंग केप्ट, उनके जिस हालात में रखा गया है, उनकी फैमिली उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। खान साहब के साथ उनकी पार्टी के लोगों की उस तरीके से मुशावरत नहीं हो सकती। तो अगर इसका कोई पॉलिटिकल वे आउट हो तो आई थिंक ये सबके लिए बेहतर है। अली अमीन साहब अपनी कारकर्दगी के बेस पे और जो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाबाजी का शिकार है, आई थिंक कि वो एक तवाना किस्म की तहरीक नहीं चला सकते, और पंजाब ने तो बहुत पहले हाथ उठा लिए कि जी हम इस बात में नहीं हैं। अच्छा समर साहब, एक आखिरी सवाल होगा। स्वात का आपने जिक्र भी किया, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि स्वात दरिया के करीब ये होटल्स बनाने की इजाज़त एनओसी किसने जारी किया? पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ, उससे पहले हुआ, और इन तमाम चीज़ों के पीछे किसका हाथ है? देखिए जी, मैं तो बार बार, और हमारी पार्टी ने जाके हाई कोर्ट में एक एफआईआर भी रजिस्टर की है, केस भी रजिस्टर किया है कि जी जिन लोगों ने ये एनओसीज दी हैं, क्योंकि दरियाए स्वात ऐसा दरिया है, उसमें हर साल एक सैलाबी रेला आता है, और ये ऐसा रिवर है जिसकी रिवर बेड्स दोनों साइड में हैवी अमाउंट ऑफ सिल्ट है। एक कुदरत का अपना एक निज़ाम होता है, जब सैलाबी रेला आता है वो सिल्ट उस पानी को अपने में समेट लेती है। उस सिल्ट के ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है, क्योंकि बगैर किसी सेफ्टी मेजर्स के, बगैर किसी किस्म की चेक एंड बैलेंस के, पैसों के जोर पे बिल्कुल रिवर के ऊपर, मतलब आप होटल से उतर के आप अपने पाँव डायरेक्ट रिवर के अंदर पानी में डाल सकते हैं। ये कहीं पे भी अलाउड नहीं है दुनिया में प्रॉपर। तो आपका नजदीक ये एनओसी किस हुकूमत ने जारी किया? देखिए यही तो बात है, जो एनओसीज हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव 1.5 दिन चली है जी, आपने बताया 1.5 दिन के बाद अब चेक कर लें कि कल और आज कोई भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एक ईंट इधर से उधर नहीं हुई। अलबत्ता बहुत सारा पैसा इधर से उधर हो रहा है। हम बार बार डिमांड कर रहे हैं। पैसा कौन ले रहा है? सूबाई हुकूमत ले रही है, सूबाई हुकूमत के एहलकार ले रहे हैं। स्वात में मेयर से लेके एमएनए तक सारे एमपीए, सारे एमएनए, सारे लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते हैं। अगर आप लिस्ट निकाल लें कि किस किस को एनओसी मिली है, सारे वो लोग हैं जो पावर में रहे हैं, असर और रसूख वाले लोग हैं, और इन्होंने भी कुछ ले दे के एनओसीज हासिल किए मुफ्त में या पॉलिटिकल फेवर की तरह। किसी को भी नहीं मिली, सारों को पैसों के जोर पे मिली है। जो लोग ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि साथ में जो जिनकी बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके भी नाम रिलीज करें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया समर साहिबा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।